एक आरोप, एक गिरफ्तारी, 30 दिन का समय और किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री, यहां तक कि पीएम की भी कुर्सी चली जाएगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, वो समझने से पहले अरविंद केजरीवाल की बात कर लेते हैं। 21 मार्च 2024 को ईडी ने दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अरविंद केजरीवाल वो पहले मुख्यमंत्री बन गए थे जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया था। वो करीब 6 महीने जेल में रहे, लेकिन उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया। कहा जेल से ही सरकार चलाएंगे, और चलाई भी। और केवल केजरीवाल ही नहीं, उन्हीं की कैबिनेट के सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भी मंत्री रहते जेल गए। मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्री जेल में थे और जेल में रहते हुए भी पद पर बने रहे, क्योंकि वो दोषी नहीं थे। उन पर आरोप लगे थे, ऐसे आरोप जिन्हें वो राजनीति से प्रेरित बता रहे थे। भारत के लोकतंत्र में जो कानून है वो भी तो यही कहता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कोई भी शख्स तब तक निर्दोष है जब तक उसे दोषी साबित नहीं कर दिया जाए, अदालत उसे सजा न दे दे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उनकी रिहाई, उनका इस्तीफा ना देना, ये सब 2024 में हुआ था। केजरीवाल जेल से सरकार चलाने वाले पहले मुख्यमंत्री बने, संभवतः आखिरी भी हो सकते हैं, क्योंकि आज सरकार लोकसभा में जो संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई है, अगर वो पास हो जाता है तो आगे चलकर कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला पाएगा। बिल कहता है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को किसी संगीन आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और वो 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। बिल के मुताबिक ये तब लागू होगा जब उन पर ऐसा आरोप लगा हो जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान हो। सरकार इसे नैतिकता का तकाजा बता रही है और विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने का टूल। कानून के दुरुपयोग और पुलिस स्टेट बन जाने की आशंका तो है ही। आज खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में हम इन्हीं तीनों विधेयकों पर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि ये 3 विधेयक हैं क्या, इनमें क्या लिखा है, सरकार कैसे इसकी तरफदारी कर रही है। इसके अलावा बात उन सवालों की भी होगी जो विपक्षी दलों ने उठाए हैं। जानने समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो इसका क्या असर होगा। और बात जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी होगी, जिन पर संसद, सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली शो खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 19 अगस्त की शाम को मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से नोटिस जारी कर बताया गया कि 20 और 21 अगस्त को 4 बिल पेश किए जाएंगे। इनमें से 3 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक भेजा जाएगा, जहां इस पर और गहन चर्चा की जाएगी। ये तीनों बिल वही हैं जिनके बारे में हमने आपको शो की शुरुआत में बताया। इन तीनों बिलों में प्रस्ताव क्या है वो अब विस्तार से समझ लेते हैं। इन बिलों का मकसद है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी मंत्री को गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। अगर ये बिल कानून बनते हैं तो गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या मंत्री को हटाया जा सकता है। अभी संविधान में ऐसे मामलों में पद से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी ये बिल संविधान में संशोधन करने वाले बिल हैं। पहला है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025, दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025 और तीसरा है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। क्या होगा इन बिलों में वो भी जान लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025, ये बिल मौजूदा कानून की धारा 45 में संशोधन करेगा। अभी ऐसा प्रावधान नहीं है कि गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाया जा सके। ये बिल पौंडुचेरी में लागू होगा। दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025। ये बिल अनुच्छेद 75 जो केंद्रीय मंत्रियों के लिए है, अनुच्छेद 165 जो राज्य के मंत्रियों के लिए है और अनुच्छेद 239 ए
जो दिल्ली के लिए है में संशोधन करेगा। यह बिल प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर लागू होगा। तीसरा है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। इस बिल के जरिए 2019 के कानून की धारा 54 में संशोधन किया जाएगा। यह जम्मू कश्मीर में लागू होगा। अभी इस कानून में ऐसा नियम नहीं है कि गंभीर अपराधों में हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाया जाए। तीनों विधेयकों का काम एक ही है, लेकिन इन्हें रीजन के हिसाब से अलग अलग पेश किया गया है। मकसद वही है, कोई भी नेता जिसे जनता यानी आपने और हमने चुना है, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, अगर उन्हें हिरासत में लिया जाता है तो चाहे आरोप साबित हों या ना हो, 30 दिन की हिरासत के बाद उनकी गद्दी छिन जाएगी, यानी उन्हें कुर्सी से हटा दिया जाएगा। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। अब सवाल यह भी है कि किसे कौन हटाएगा और गंभीर अपराध कौन से होंगे। बिल के अनुसार गंभीर अपराध उन्हें माना जाएगा जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है। अगर जेल में कोई केंद्रीय मंत्री है तो उनके मामले में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा देंगे। मामला प्रधानमंत्री का है तो उन्हें भी 30 दिन के भीतर इस्तीफा देना होगा। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो 31वें दिन राष्ट्रपति द्वारा उन्हें भी हटा दिया जाएगा। इसी तरह राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के मामले में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल यानी गवर्नर उन्हें पद से हटा सकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जब यह बिल लोकसभा में पेश किया तो जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने तीनों विधेयकों की प्रतियां फाड़ दी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ कागज के टुकड़े उछाल दिए। तीनों विधेयकों पर सबसे पहले एनके प्रेमचंद्रन ने आपत्ति जताई और जल्दबाजी का आरोप लगाया। इस पर गृह मंत्री शाह ने कहा कि एनके प्रेमचंद्रन का कहना है कि विधेयक जल्दीबाजी में लाया गया है। इसका कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं विधेयक को जेपीसी को भेजने का अनुरोध करने वाला हूं। जेपीसी में लोकसभा, राज्यसभा और सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य होंगे। वो इस पर विचार विमर्श करेंगे। संसद में इस दौरान क्या हुआ वो समझने के लिए ये वीडियो देखिए। Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? ये विषय नहीं है, माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। आप 72 के नियम के तहत बोलिए। सर, दिस नियम है, आपका डायरेक्शन है। 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए। सर, लाइक नहीं है सर। नियम के तहत बोला आप 72। सर, दिस आपका डायरेक्शन है 19A, 19B। हाँ है। Chapter on call भी है। हाँ। Very clearly telling at least 1 week notice is needed for introducing a bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail. Sir, my point. मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। हाँ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। ये तो हुई बात बिल की जो आज पेश हुए हैं।
इस पर आगे जाकर चर्चा होगी। लेकिन अब बात करते हैं कि इन विधेयकों को आपत्तिजनक क्यों कहा जा रहा है, इन्हें लेकर आखिर विवाद क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इन बिलों पर किसने क्या कहा है। लगातार देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है अपने पास सारे अधिकार रखना चाहती है, और जहां कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है और जहां एम्पावरमेंट होना चाहिए सही मायने में कॉन्स्टिट्यूशन का, तो तहस नहस करने में लगी हुई है। और ये दर्शाता है, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 130 लाया गया है, वह दर्शाता है कि किस तरह सरकार घबराई हुई है और चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर सरकार के हाथ में रहे। इसका मतलब ये जो कानून पास होने के बाद पूरे देश के मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब उसके कंट्रोल में हो जाएगा। क्योंकि आज जो व्यवस्था है, कोई ऐसी धारा लगा दें जो आपको लोअर कोर्ट में बेल नहीं मिलेगा, तो फिर वो तो यदि बेल मिलने में 3 महीने लग गए तो सर मंत्रिमंडल से गया। There is a lot of action going on. You must have heard, and I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. अब सवाल ये उठता है कि गंभीर अपराध किनको कहा जाएगा। बिल में कहा गया है कि वो अपराध जिनमें 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, मगर विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के अनुसार भारत में ऐसे 2000 अपराध हैं जिनमें सजा 5 साल से ज्यादा की है। इनमें वो अपराध भी हैं जो जघन्य है, जैसे ट्रैफिकिंग या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और वो अपराध भी शामिल हैं जो उतने सीरियस नहीं है, जैसे एक पुलिस अधिकारी को काम करने से रोकना। लेकिन विपक्षी दलों का सवाल ये भी है कि कहीं इन विधेयकों का इस्तेमाल विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाने के लिए तो नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक्स पर लिखा, लोकसभा में आज सरकार द्वारा प्रस्तावित 130वां संविधान संशोधन विधेयक भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर बड़ा हमला है। इसका असली मकसद गैर भाजपा शासित प्रदेशों की सरकारों को तोड़ना दिखाई देता है। वोट चोरी के आरोपों के बीच इसे लाना सवाल खड़े करता है। हम चुप नहीं रहेंगे, लड़ेंगे। विपक्ष का यह सवाल पूरी तरह से नाजायज भी नहीं है। 21 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को फटकार लगाई थी। कहा था कि एजेंसी अपना इस्तेमाल राजनीतिक फायदों के लिए क्यों करवाना चाहती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में 2022 में बताया गया था कि 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार आने के बाद ईडी की कार्रवाइयां विपक्षी दलों के खिलाफ काफी ज्यादा हुई हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया था कि 2014 से 2022 तक ईडी ने कुल 121 नेताओं पर केस दर्ज किए थे, गिरफ्तार किया था या पूछताछ की थी। इन 123 में से करीब 95% नेता विपक्षी दलों के थे। केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप विपक्षी दल लंबे समय से लगाते आ रहे हैं। वहीं अगर 2004 से 2014 तक के आंकड़ों पर नजर मारी जाए, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब ईडी ने सिर्फ 26 नेताओं पर एक्शन लिया था। इनमें से 56% यानी 14 नेता विपक्षी दलों के थे, यानी हिसाब लगभग बराबर था। क्या एनडीए सरकार के समय विपक्षी दलों के नेता ज्यादा अपराध करने लगे हैं? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। दूसरा मुद्दा है उस भावना का जो भारत के कानून में सर्वोपरि है। वो भावना है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कोई भी तब तक निर्दोष है जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता है। लेकिन यह बिल तब भी मंत्रियों को पद से हटाने की बात करता है अगर उन्हें सिर्फ हिरासत में ही लिया गया हो, आरोप साबित हुए हों या नहीं हुए हों। उदाहरण आप आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का लीजिए, जिन्हें इसी महीने की 5 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक कथित मामले में क्लीन चिट दी थी। साफ कहा गया कि 4 साल की जांच के बाद भी सीबीआई कोई सबूत नहीं जुटा पाई, किसी भी तरह की अनियमितता के कोई सबूत हाथ नहीं लगे। ये मामला पीडब्ल्यूडी में कथित अनियमित नियुक्तियों और असंबंधित परियोजनाओं के भुगतान से जुड़ा हुआ था। ये केस 2018 में दर्ज किया गया था। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। मामला भ्रष्टाचार का ही था। सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हुए थे। सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल का एक पुराना वीडियो भी वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा था
कि अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो एजेंसियां किसी भी विपक्षी सीएम को गिरफ्तार कर लेंगी और उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाएगा। दोनों ही लोग अभी जेल से बाहर हैं और अभी भी आरोप ही लगे हैं, कन्विक्शन नहीं हुआ है। स्वप्निल त्रिपाठी विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में चक्रा नाम का लॉ सेंटर चलाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने लिखा है कि इस बिल की भावना में कोई शंका नहीं है, दिक्कत है इसके एग्जीक्यूशन में। स्वप्निल लिखते हैं, हमें सिर्फ आरोप लगने के बाद जेल जाने वाले मंत्रियों को पद से हटाने की जगह मंत्रियों के खिलाफ गंभीर अपराधों को फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है और निष्पक्ष मुकदमे चलाने की भी जरूरत है। इस तरह से हम अपने नेताओं की जवाबदेही तय कर पाएंगे और लोकतंत्र भी कमजोर नहीं होगा। हमने आपको आज के एपिसोड में बिल के बारे में बताया, उस पर उठ रहे सवालों और विधेयकों से जुड़ी चिंताओं के बारे में भी बताया। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका इन बिलों को लेकर क्या मानना है। क्या मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों या प्रधानमंत्रियों को सिर्फ 30 दिन की हिरासत के दम पर पद से हटा देना चाहिए या इसके अलावा कोई और प्रावधान होना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।